गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे 11th के बच्चों। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? गंदी गंदी पढ़ाई चल रही है, अच्छी अच्छी चल रही, बहुत बढ़िया चल रही है आपकी पढ़ाई? चलो तो अब बच्चों मेरे को बात बताओ कि आपका जो है 11th का एक टॉपिक मैंने कंप्लीट किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है पिछले संडे को, अभी जो कमिंग संडे 7 तारीख को कुछ बताया था मैंने आपको। अब जो है मैंने आपको 90 क्वेश्चंस के लिए मैंने और कहा हुआ है कि आप 90 क्वेश्चन से 1 से लेकर 90 क्वेश्चन तक जो मैंने मॉड्यूल दिया हुआ है उसके आप क्वेश्चंस लगाएंगे। अब उनके जब क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चों तो उसमें जितना डाउट होगा व्हाट्सएप पर करेंगे। संडे को जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं मैं आपको प्रॉपर उनका रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, पिछले लेक्चर्स को लेकर के अगर हम कुछ बोलें तो पिछले लेक्चर्स मेरे पास कुछ बातें आई कि भाई सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके बारे में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसके बारे में। तो मैं थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया और दूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। बच्चों मेरी बात सुनो, है ना। अब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो 2 बातों को मैं फोकस करूंगा, है ना, थोड़ा ध्यान समझना। पहली बात, यानी कि ऐसा करेंगे कि इसको नोट करके लिखेंगे, नोट। तो एक तो मेरा हो गया बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक तो मेरा ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों क्या है, एक मैंने वर्ड और यूज किया है जिसका नाम है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना बेटा जी। अब देखो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होगा 8 इलेक्ट्रॉन और सूडो नोबल गैस का मतलब होगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी बात सुनो। जैसे मैंने आपसे कह दिया, मान लिया जाए कि सोडियम प्लस है, तो सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 1s2 2s2 और 2p6। ये हमारा आउटर सेल है, ठीक है। अब हम आउटर सेल में हम देखें तो हमारे पास आउटर सेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन देखते ही हम क्या समझ गए, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों बताओ? नोबल गैस और कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एक्चुअल में नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना बेटा, वो NS2 और NP6 होता है। अब देखो, गिनो 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर मैंने कहा कि मेरे पास Zn डाई पॉजिटिव का मामला है, राइट, तो Zn डाई पॉजिटिव में बच्चों आपको क्या मिलेगा? 1s2 मिलेगा, 2s2 मिलेगा, 2p6 मिलेगा, इसके बाद 3s2 मिलेगा, 3p6 मिलेगा, 3d10 मिलेगा, 4s तो आपका 0 हो गया। 4s आपका क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो आउटर सेल का ये हुआ, अब तो 0 हो गया, मामला खत्म। अब इलेक्ट्रॉन गिनो तो क्या क्या आ रहा है मेरे पास? 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जिंक डाई पॉजिटिव में 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको बोलेंगे हम क्या? सूडो। क्या बोलेंगे? सूडो और नोबल, है ना, नोबल गैस क्या कॉन्फ़िगरेशन। तो एक सवाल तो मेरे पास ये आया था। एक सवाल बच्चों आप लोगों ने और खूब पूछा है, मैं उसको भी बता देता हूं कि अगर मैंने कहा मैग्नीशियम है, फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लिया मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को मैं कहता हूं 2A2, राइट। चल, यही तो हुआ 12 का मतलब। अगर मैं बच्चों कहता हूं मैग्नीशियम प्लस, अगर मैं प्लस कह देता हूं, और अगर मैं आपसे कहता हूं मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, ये कह देता हूं बच्चों, जब मैग्नीशियम प्लस मैंने बोला तो मेरे को क्या मिला? 281 मिला।
अगर जो मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव कहता हूं तो क्या मिला, 2 8 मिला। बेटा जब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन, चाहे हमारा हो कैटायन चाहे हो एनायन, अगर कैटायन और एनायन में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं फ्री आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री आयन, राइट। तो कहने का मतलब मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया फ्री आयन, राइट। और ये सिर्फ हुआ आयन। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि फ्री वर्ड जब भी हम यूज करेंगे जब आउटर मोस्ट के ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 सवाल मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट ने हमसे पूछा, तो मैंने कहा कि इसको मैं आपको बता दूं ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट करिए। लिखा बच्चों। अब मेरी बात सुनो। अब हमने पिछले लेक्चर्स में आपको एक बात बताया बच्चों, आपको मैंने एक बात बताया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी एक खास बात होती है। उनकी खास बात बेटा जी क्या होती है, उनकी खास बात ये होती है कि सॉलिड स्टेट में उनके पास फ्री आयन नहीं होता है। फ्री आयन ना होने की वजह से उनमें कंडक्शन नहीं होता है, यानी उसको बैड कंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर उनके पास आयंस आ जाते हैं यानी एक्वस मीडियम में आ जाता है तो उसमें जैसे ही आयंस आएंगे, फ्री आयंस आएंगे, उसमें कंडक्शन होने लगेगा। तो ये मैंने आपको कैरेक्टर लिखवाया था, राइट। अब मैं पॉइंट नंबर 2, अगर मैं पॉइंट नंबर 2 कहता हूं तो कहने का मतलब यह हुआ कि देखो अब हम टॉपिक में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 यानी कि आयनिक सॉलिड में, समझना, आयनिक सॉलिड में है ना, आयनिक सॉलिड कंटेन 3D अरेंजमेंट। क्या, 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहां टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो हमें फिर से बताने की जरूरत है। बच्चों 3D का मतलब क्या होगा, पहले भी मैं बता चुका हूं पीरियोडिक टेबल में। ये आपका हो गया सोडियम, ये आपका कैल्शियम, क्लोरीन, फिर सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, राइट। एक गोले के ठीक ऊपर और नीचे दूसरा गोला होगा, ठीक है, ठीक है। यानी एक कैटायन के एग्जैक्टली ऊपर दूसरा एनायन होगा, एनायन के ऊपर कैटायन, इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमको आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या इसको लिख सकता हूं, Na+ लिख दिया, फिर मैंने Na+ लिखा, ये भी लिख दिया, फिर मैंने Na+ लिखा बेटा जी, फिर और बढ़ा सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है मुझको। अब यहां लिख सकते हो Cl-, यहां लिख सकते हो आप क्या, देखो यहां लिख सकते हो आप क्या बेटा जी बताओ, Cl-, फिर आपका Cl- लिख सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो अब जो है यहां पर Na है, यहाँ Cl-, यहाँ Cl-, पक्का। अच्छा यहां क्या हो जाएगा, गड़बड़, यहां हो जाएगा Cl-, यहां क्या हो जाएगा बेटा Na+, फिर आपका यहां Cl- है ना, और यहां बेटा जी क्या हो जाएगा Na+, फिर बच्चों यहां हो जाएगा Cl-, दिख रहा है। और यहां मैं क्या कह सकता हूं, Na+ बेटा जी यहां पर, Cl- यहां पर, Na+ यहां पर बेटा, Cl- यहां पर, Na+। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका होता है 3D अरेंजमेंट। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो कौन सा होगा, 3D अरेंजमेंट होगा। एनी डाउट, नोट करो। लिखा बेटा। तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात, अब तीसरी बात देखो, है ना, तीसरी बात देखो, मैं लिखवा, पहले मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, लिखो आयनिक कंपाउंड कंटेन
लार्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लार्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, आयनिक कंपाउंड कंटेन लार्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, होगा कि नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए जितनी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब आयनिक कंपाउंड के अंदर देखो, क्या कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो कहने का मतलब यह होगा कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। फिर से मैं बोल दूं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि प्लस और माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको डिसोसिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एनी डाउट, लिखो। मैं एक रीजन लिख दूं, सो हाई, क्या बेटा जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखा बेटा। अब हमने बात करनी है चौथी, 4th पॉइंट। अब देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल, क्या, नॉन डायरेक्शनल। अब इसको भी समझने की कोशिश करें, नॉन डायरेक्शनल भला क्या है। बच्चों एक बात बताओ, एक बात मेरे को बताओ, एंगल क्या चीज होती है ना। किसी बच्चे ने ये भी पूछा कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा, है ना, इसका एक आइडिया मिलेगा। अब देख, ये मान लिया जाए एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ई फॉर एलिमेंट, ठीक है बेटा। अब ये लगा दिया मैंने, मान लिया जाए इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने कह दिया बी, और इसको मैंने कह दिया सी, ऐसा मैंने मान लिया। अब इस एलिमेंट से दो एलिमेंट ये लगे हैं, मैंने इसको मान लिया, और भी मान सकते हो, आपकी मर्जी होगी, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, आपकी मर्जी होगी, है ना। चलो मैं एक को मान लेता हूं, इस एलिमेंट से ये और ये लगा, ए और सी लगा है, तो यहां ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड एंगल के लिए किसी एलिमेंट से दो एलिमेंट का जुड़ा होना जरूरी है ना, किसी एटम से दो एलिमेंट का जुड़ा होना जरूरी है, तभी जाकर के बॉन्ड एंगल निकलेगा। अब ऐसा तो नहीं खाली मैंने सी लिख दिया, मत पूछा बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे साहब उसमें एंगल नहीं होगा। तो एलिमेंट से दो मेंबर्स लगे हो तो ये एंगल निकलेगा। एक एटम से दूसरे एटम की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड लेंथ। तो ये तो खैर आगे हम बात करेंगे एंगल के बाद। तो कहने का मतलब जब भी हम कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल होगा, तो नॉन डायरेक्शनल का मतलब उसमें एंगल नहीं होगा। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नो एंगल, नो एंगल। तो जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें एंगल नहीं होता है, जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें एंगल नहीं होता है, तो एंगल ना होने की वजह से उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। अब आप कहोगे, अब आप कहने वाले हो, क्या कहने वाले हो, साहब बहुत सारे एटम तो आपने जोड़ डाला है, 3D स्ट्रक्चर भी बना डाला है, तो एंगल कैसे नहीं बना। हाँ अच्छा सवाल है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा मेरी बात सुन,
बेटा मेरी बात सुन कि Na प्लस है और ये हमारा जो है ये हमारा Cl माइनस है। Na प्लस को मैं बोलता हूं कैटायन, क्या बोलता हूं बेटा? कैटायन। और इसको मैं बोलता हूं बच्चों एनायन, राइट। और जो डॉटेड लाइन है इसको बोलता हूं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलता हूं? आयनिक बॉन्ड। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड ओनली क्या है? ओनली है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है बच्चों? ओनली फोर्स ऑफ क्या? अट्रैक्शन। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। अब बॉन्ड होता, अगर बॉन्ड होता तो एंगल होता। अगर बॉन्ड ये बनता, अगर ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करते, एक इधर भी ले लेते, एक इधर भी ले लेते, यहां पर Na ले लेते या यहां Cl ले लेते, तो अगर बॉन्ड बनता, अगर ये बॉन्ड बनता तो एंगल बनता। जब बॉन्ड बनता तो एंगल बनता, जब एंगल बनता तो ये डायरेक्शनल होता, नॉन डायरेक्शनल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड में के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, जो आयनिक कंपाउंड के बीच में ये बॉन्ड बना है, उसकी खास बात क्या है? ये आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड है ये ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई एक बॉन्ड नहीं है। तो जब बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड एंगल भी नहीं होगा, जब बॉन्ड एंगल नहीं होगा तो डायरेक्शनल भी नहीं होगा। इसी वजह से कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होगा, सभी आयनिक कंपाउंड में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि कोई बॉन्ड नहीं होगा तो उसमें एंगल भी नहीं होगा और वो डायरेक्शनल नहीं होगा। एनी डाउट? लिखो। लिखा बेटा? लिखा बेटा? अब एक बात सुनो, 4 बातें हो गई, अब पांचवी बात हाई स्कूल से खूब पढ़ते हुए मारे कि आयनिक रिएक्शन इज द वेरी फास्ट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन इज द वेरी फास्ट रिएक्शन, ये हम हाई स्कूल लेवल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब हम यहां सीखेंगे वाई, ऐसा क्यों। तो पहली बात हम क्या लिखेंगे? हम लिख रहे हैं आयनिक रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या है? कि जो आयनिक बॉन्ड में रिएक्शन है। तो आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या है? आयनिक बॉन्ड में जो रिएक्शन है। तो आयनिक रिएक्शन क्या है? वेरी फास्ट। क्या है? वेरी फास्ट। बट कोवेलेंट रिएक्शन इज वेरी स्लो। आइए समझने की कोशिश करते हैं, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आयनिक रिएक्शन तेज कैसे हो गई, जल्दी कैसे हो गई, फास्ट कैसे हो गई। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देख बेटा मैंने लिया हुआ है AgCl, ठीक है, और मैंने लिया है NaNO3, मैंने ये लिया हुआ है, ठीक। और इनके आपस में रिएक्शन करने से मेरे को मिलता है AgNO3 और साथ में मिलता है NaCl, राइट। और ये हमारा हो गया आयनिक रिएक्शन, राइट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आयनिक रिएक्शन, ठीक। तो बेटा होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि आयनिक रिएक्शन तेज कैसे हो गई, फास्ट कैसे हो गई। देख बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें मिलता है हमको Ag+ और साथ में मिलता है Cl-, पक्का मिला। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? Na+ मिलता है और साथ में NO3- मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मेरे को बात बता, इसके बीच में डॉटेड लाइन है, इसके बीच में डॉटेड लाइन है, पक्का। अब इसमें क्या है? इसमें आयंस, यानी आयंस इंटरचेंज होते हैं। ये कैटायन इसके साथ और ये एनायन इसके साथ, यानी कि यहां पर हो रहा है कैटायन एनायन इंटरचेंजिंग, राइट।
क्या हो रहा है, कैटायन एनायन इंटरचेंजिंग। बच्चों मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। अब अगर बॉन्ड टूटता, अगर बॉन्ड टूटता तो कुछ इसका मास एनर्जी के टर्म में बाहर निकल जाता। अगर बॉन्ड टूटता, अगर बॉन्ड टूटता तो इसका कुछ मास एनर्जी के टर्म में बाहर निकल जाता, राइट, इसका कुछ मास एनर्जी के टर्म में बाहर निकल जाता। यहां पर बॉन्ड टूटा ही नहीं, यहां पर बॉन्ड टूटा ही नहीं। क्यों नहीं टूटा? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्यों नहीं टूटा, क्योंकि भाई इनके बीच में बॉन्ड है नहीं। जब इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, जब इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, जब इनके बीच में बॉन्ड नहीं है तो डिसोसिएशन होने का मतलब नहीं बनता। अब देखो एक बात सुनो, अब कैटायन और एनायन ने सिर्फ अपनी प्लेस को चेंज कर लिया, यानी कि रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन, अपनी जगह को बदल रहे हैं, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो रही। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती तो इसकी एनर्जी में फर्क पड़ता, एनर्जी बाहर निकलती, रिएक्शन स्लो हो जाता। रिएक्शन क्या हो जाता? स्लो हो जाता। यहां बॉन्ड टूटा ही नहीं, यहां पर सिर्फ कैटायन एनायन ने अपने इंटरचेंजेस कर लिए, अपनी जगह बदल लिए। बॉन्ड था ही नहीं, टूटा नहीं, अपने कैटायन एनायन की जगह को उसने बदल लिया। तो यहां पर रिएक्शन क्या हो गई? वेरी फास्ट हो गई। अगर रिएक्शन में एनर्जी निकलती तो क्या हो जाती? स्लो हो जाती। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए तो ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो तो पर लिख दिया आयनिक रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन कैसी होगी हमारी? फास्ट। एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि N2 गैस है और ये मेरा 3H2 गैस है और इनके कॉम्बिनेशन से मैं 2NH3 गैस बना रहा हूं, ये गैस बना रहा हूं। और जो ये रिएक्शन है ये कोवेलेंट रिएक्शन है। क्या है? कोवेलेंट रिएक्शन है। तो कोवेलेंट रिएक्शन के लिए मैंने लिखवाया है स्लो रिएक्शन। क्या लिखवाया है मैंने? स्लो रिएक्शन। अब समझने की कोशिश करते हैं। देख बेटा, देख बेटा, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। इसके अंदर जो बॉन्ड है H सिंगल बॉन्ड H है। इसके अंदर जो बॉन्ड है वो NH बॉन्ड है, राइट। अब मेरी बात सुन, इन दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से NH बना, यहां से N आया, यहां से H आया। अब यहां पर NH आया कैसे? यहां पर NH आया कैसे? ये टूटा होगा तब N आया होगा, ये टूटा होगा तब H आया होगा, राइट। अब यहां पर टूट रहा है, यहां पर ये आपका ब्रेक होने वाला है, ये आपका ब्रेक होने वाला है, ठीक है। जब ये ब्रेक हो गए, जब ब्रेक हो गए तो इनका कुछ एनर्जी यानी कुछ मास एनर्जी में बाहर निकल गया, और जैसे एनर्जी में बाहर निकल गया और इनकी रिएक्शन क्या हो गई? स्लो हो गई। तो यहां पर क्या हो रहा है? बॉन्ड की ब्रेकिंग। यहां क्या हो रहा है? बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो बेटा जी जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उस कंडीशन में रिएक्शन हमारी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। एनर्जी यानी मास एनर्जी के टर्म में बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? अब देखो, एक मुर्गी चोर चोर, राइट। अब आप कहोगे साहब ये क्या बोला है, ये क्या बोला है? बिल्कुल देखो, एक का मतलब E, M का मतलब मुर्गी का मतलब M, और इसका मतलब C, इसका मतलब C। तो क्या कह सकते? E बराबर MC स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन। यानी मास एनर्जी के टर्म में बाहर निकल रही है, मास एनर्जी के टर्म में बाहर निकल रही है। जब एनर्जी के टर्म में बाहर निकल गई तो रिएक्शन आपकी क्या हो गई? स्लो हो गई। तो कहने का मतलब क्या सीखा आपने? आपने यह सीखा कि आयनिक रिएक्शन में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती नहीं, क्योंकि बॉन्ड होता नहीं। कोवेलेंट में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और मास एनर्जी के टर्म में बाहर निकलता है। इस वजह से जो कोवेलेंट रिएक्शन होता है वो स्लो होता है और आयनिक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है। एनी डाउट? छापो।
लिखा बच्चों? नंबर 6, नंबर 6, अब मैं लिखूंगा कि आयनिक कंपाउंड soluble in water, राइट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं, और उसके लिए जो हमारा फंडा होता है उसको कहते हैं हम लाइक कॉन्सेप्ट, राइट बेटा जी। इसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं लाइक कॉन्सेप्ट, राइट। अब ये लाइक कॉन्सेप्ट तो भला क्या है? अब हम लाइक कॉन्सेप्ट की बात सुने। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। बच्चों पोलर मॉलिक्यूल क्या है? कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। नेगेटिव चार्ज क्या हो? प्रेजेंट हो, ठीक। तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा? वो सॉल्युबल होगा इन वाटर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वाटर में भी होता है H+ और OH-। क्या पॉजिटिव नेगेटिव यहां भी है? ये भी आपका पोलर हुआ, राइट। तो पोलर मॉलिक्यूल पोलर में सॉल्युबल होगा, पोलर मॉलिक्यूल पोलर में सॉल्युबल होगा, इसी को बोलेंगे लाइक कॉन्सेप्ट। अब देख कैसे, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देख बेटा, अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया जाए मैंने NaCl लिया, ठीक है। अब NaCl की अगर मैं बात करता हूं तो Na पर प्लस होगा और Cl पर माइनस होगा। तो अब देख, अगर मैं इसमें पानी में डाल रहा हूं, ये पानी में डाल रहा हूं, तो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं पानी भी पोलर है और ये भी हमारा पोलर है, ठीक। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, अगर मैं एक सवाल और ले लेता हूं, मैं ये कहता हूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये होता है नॉन पोलर, प्लस माइनस नहीं होता है, ये होता है आपका नॉन पोलर, ये होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, और इसको अगर मैं वाटर में डाल दूं तो आप लिखेंगे इनसॉल्युबल। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इनसॉल्युबल। क्या लिखेंगे बच्चों? इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल आपने कैसे लिख दिया? क्योंकि हम जानते हैं ये तो हमारा हो गया पोलर, ये हो गया पोलर, और ये हो गया नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व होगा। इसी को कहते हैं लाइक कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? लाइक कॉन्सेप्ट। तो इसमें लिखो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लाइक कॉन्सेप्ट, ड्यू टू लाइक कॉन्सेप्ट। अब लाइक कॉन्सेप्ट ए लिखो, ए लिखो। पोलर मॉलिक्यूल लाइक NaCl, KCl, ब्रैकेट बंद कर दो, बहुत है, NaCl, KCl soluble in polar solvent like water, राइट, ठीक है। बी पॉइंट लिखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल soluble in non-polar solvent like alcohol, ether, क्लोरोफॉर्म, है ना, बेंजीन। बस काफी है, बस काफी है। लिखो, अब इसको लिखो बच्चों। लिखा बेटा? 7 आ जाओ,
7 में लिखो आयनिक कंपाउंड कंटेन आइसोमॉर्फस पेयर। आइसोमॉर्फस क्या? आइसोमॉर्फस पेयर। अब आइसोमॉर्फस पेयर का क्या बोला है? सेम शेप। इनका शेप क्या होगा? सेम होगा। इनका शेप क्या होगा? सेम होगा। तो इनको बोलते हैं हम लोग आइसोमॉर्फस पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमॉर्फस पेयर। अब देख, एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देख बेटा, अगर मैंने ZnSO4 लिया है .7H2O, एक तो मैंने ये लिया हुआ है, एंड FeSO4 .7H2O। अच्छा मेरे को बात बता, इन दोनों का शेप जो है सेम होगा, क्यों होगा? अब देख ध्यान से, इसमें जो है जिंक के ऊपर आ गया +2। क्यों आ गया? क्योंकि हम जानते हैं सल्फेट पर होता है -2। सल्फेट पर क्या होता है? -2। डाइवेलेंट 2 नेगेटिव, और यहां जानते हो 7 वाटर मॉलिक्यूल है। इस केस में देख Fe डाई पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फेट पर -2 हो गया, और ये पानी। अब दोनों में देख, पानी बराबर है, पानी बराबर है, क्या निगेटिव बराबर है, क्या कैटायन बराबर है? ठीक है। तो डाइवेलेंट यहां, डाइवेलेंट यहां, डाई निगेटिव यहां, डाई निगेटिव यहां, 7H2O यहां, 7 यहां। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे पेयर को हम लोग बोलते हैं कौन सा पेयर? आइसोमॉर्फस पेयर। क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फस पेयर। अब जो है, अब कहोगे साहब आपने तो कहा आयनिक कंपाउंड पढ़ा रहे हो, आयनिक की तो आपने बात ही नहीं की। चलो अब नाराज ना हो। अब देखो, अगर मैंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह दिया कि मैंने कह दिया ZnSO4 .7H2O, ठीक है, और एंड करके मैं ले लेता हूं MgSO4, चलेगा? MgSO4 .7H2O। अब मेरी बात बता, देख, जिंक डाई पॉजिटिव पक्का, सल्फेट डाई नेगेटिव, पानी बराबर, दिख रहा है? Mg में बता, Mg में क्या? डाई पॉजिटिव, सल्फेट -2, पानी बराबर, दिख रहा है? तो क्या ऐसे पेयर को हम क्या बोलने वाले हैं? आइसोमॉर्फस पेयर। नोट करो बेटा।